एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे का एक क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि एक्सरे किसी मीडियम में 2.3010 अंदर जाकर जब जब वो 0.3010 डिस्टेंस अंदर जाती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। तो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू बताइए। क्योंकि इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, इसका मतलब ये क्वेश्चन एक्स हाफ का है। तो म्यू फाइंड करने के लिए हमको एक्स हाफ का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेना चाहिए। एक्स हाफ इज इक्वल टू होता है 2.3 इंटू लॉग 2 मतलब 0.3010 बाई म्यू। एक्स हाफ की वैल्यू 2.3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2.3 से 2.3 कैंसिल करिए तो म्यू इज इक्वल टू 0.3010 पर मीटर। एक आसान क्वेश्चन था जो एक्स हाफ से रिलेटेड था। अब एक और क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि एक्सरे जब किसी मीडियम में 7 मीटर अंदर जाती है तो उसकी इंटेंसिटी 1/4 हो जाती है। तो म्यू की वैल्यू बताइए। जब 7 मीटर अंदर जाती है तो उसकी इंटेंसिटी 1/4 हो जाती है, तो म्यू की वैल्यू बतानी है। तो जनरल फार्मूला होता है x इज इक्वल टू 2.3 log I बाई I नॉट बाई I बाई म्यू। ये इनिशियल इंटेंसिटी है और ये फाइनल इंटेंसिटी है। कितने मीटर अंदर जाकर? 7 मीटर अंदर जाकर। तो x की जगह पर 7 और I की जगह पर I नॉट बाई 4 कैंसिल करने के बाद log 4 आया। इतना क्लियर है? log 4 आया। log 4 मतलब 2 log 2, ये लिखा हुआ है 2 log 2। इन दोनों से जब इसको कट किया, कैंसिल किया तो 10 आ गया। तो 10 इज इक्वल टू 2 बाई म्यू, इसलिए म्यू इज इक्वल टू 2 बाई 10 मतलब 0.2 पर मीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसको तैयार करिए, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज की। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज, जब एक्सरे की फोटोन किसी स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर भेजे जाते हैं तो स्पेक्ट्रोमीटर की स्क्रीन पर दो टाइप की लाइंस शो होती हैं, दो टाइप की ब्राइट लाइंस शो होती हैं। एक वो ब्राइट लाइंस होती हैं जो नंबर में बहुत ज्यादा होती हैं, ये देखिए, जो नंबर में बहुत ज्यादा होती हैं और इतनी ज्यादा होती हैं कि उनके बीच में गैप बहुत कम होता है। इन बहुत ही ज्यादा और बहुत ही क्लोज लाइंस के बंच को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। इसे हम लोग व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं और इसे हम लोग ब्रह्मस्त्रंग भी कहते हैं। इसे हम लोग व्हाइट लाइट एक्सरे स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइनें इतनी ज्यादा पास होती हैं, ये ब्राइट लाइंस इतनी ज्यादा क्लोज होती हैं कि इतनी जगह टोटली ब्राइट नजर आती है। टोटली ब्राइट नजर आने की वजह से, व्हाइट नजर आने की वजह से इसको हम लोग ब्राइट लाइट या व्हाइट लाइट एक्सरे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन लाइनों के साथ साथ कुछ ऐसी लाइंस भी होती हैं जिनकी ब्राइटनेस इनसे अलग होती है। हाँ, इनकी ब्राइटनेस इनसे थोड़ी सी अलग होती है। ये नंबर में बहुत कम होती हैं और ये लाइंस इसके ऊपर बिल्कुल अलग नजर आती हैं और इन लाइंस को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम। यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एक कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में बहुत ही ज्यादा लाइंस होती हैं और उनके बीच में गैप बहुत कम होता है। इतनी जगह पूरी तरह से ब्राइट नजर आती है, व्हाइट नजर आती है और इसीलिए इस स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम है व्हाइट लाइट एक्सरे स्पेक्ट्रम या फिर ब्रह्मस्त्रंग। इन्हीं लाइंस के ऊपर कुछ लाइंस जो जिनकी ब्राइटनेस इनसे अलग होती है वो इन्हीं लाइंस के ऊपर अलग से नजर आती हैं और इन कुछ लाइंस को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिटेल में
और कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम के बारे में भी डिटेल में। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। इतना पहले तैयार करिए, फिर आगे बताते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में। ये कैथोड है, ये टारगेट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन जब टारगेट से टकराते हैं तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस करते हैं, लेकिन वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस एक बार में नहीं करते, बल्कि कई टक्करों में अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं। यानी कि वो धीमे धीमे रिटार्ड होते हैं, धीमे धीमे रिटार्ड होते हैं। पहले उनकी थोड़ी एनर्जी लॉस होती है, फिर थोड़ी एनर्जी लॉस होती है, फिर थोड़ी एनर्जी लॉस होती है, फिर थोड़ी एनर्जी लॉस होती है, और हर एनर्जी लॉस से एक फोटॉन बनता है। पहली बार जब एनर्जी लॉस होता है, थोड़ा सा लॉस होता है तो एक फोटॉन बनता है, फिर थोड़ा सा लॉस होता है तो एक और फोटॉन बनता है, फिर थोड़ा सा लॉस होता है तो फिर एक और फोटॉन बनता है। इस प्रकार से जब एक इलेक्ट्रॉन कई कोलिजन में अपनी एनर्जी को टुकड़ों में लॉस करता है तो उससे कई फोटॉन्स बनते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के टकराने से कई फोटॉन्स बनते हैं, और जब ऐसे बहुत सारे फोटॉन्स टकराते हैं तो बहुत सारे फोटॉन्स बनते हैं, और इन सभी फोटॉनों की एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होती है। सभी फोटॉनों की एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ सेम नहीं होती, बल्कि सभी फोटॉनों की एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जब बहुत सारी वेवलेंथ के फोटॉन स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी लाइन्स बनेगी, और ये लाइन्स इतनी ज्यादा होंगी कि लाइनों के बीच में गैप बहुत कम होगा, और इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। पहले हम तुमको ये बता दें कि फोटॉन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट की जाएगी। मान लो कि कोलिजन के पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 थी, और कोलिजन के ठीक बाद उसकी वेलोसिटी कम होकर v2 हो जाती है। तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर, और इसी एनर्जी के डिफरेंस से फोटॉन बनेगा, और फोटॉन की एनर्जी होती है h न्यू। ठीक है, तो यहां से हम लोग न्यू यानी कि फोटॉन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर हम न्यू को c बाई लैम्डा लिख दें, यानी कि हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, तो यहां से हम फोटॉन की वेवलेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड है बनने वाले एक्सरे फोटॉन की फ्रीक्वेंसी और या वेवलेंथ निकालने का मेथड है। यहां तक क्लियर है? अब आगे सुनो, ये दिखाई पड़ रहा होगा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये बहुत सारी लाइन है, देखो इस स्पेक्ट्रम में यहां पर लैम्डा मिनिमम शो किया गया है और यहां पर इनफाइनाइट शो किया गया है। यानी कि मतलब ये हुआ कि कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो लैम्डा मिनिमम टू इनफाइनाइट होती है, लैम्डा मिनिमम टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस लैम्डा मिनिमम का क्या मतलब है। ठीक है ना, तो इसको अब बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले ही कोलिजन में मतलब एक ही कोलिजन में अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर दे, हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर लाखों इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन एक ही टक्कर में अपनी पूरी एनर्जी को लॉस कर दे, तो उससे जो फोटॉन बनेगा उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी और वेवलेंथ मिनिमम होगी। हम इसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को
एक ही बार में लॉस कराना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² थी और पहले ही टक्कर में वो 0 हो गई, यानी कि हाफ mv² माइनस 0 इज इक्वल टू h न्यू मैक्स, इसलिए न्यू मैक्स इज इक्वल टू m/2hv²। m इलेक्ट्रॉन का मास है और h प्लैंक कांस्टेंट है। इसको सॉल्व करने पर 686 आएगा और ये v², यानी कि फोटॉन्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का बना बनाया फार्मूला हमारे पास तैयार है और वो है न्यू मैक्स इज इक्वल टू 686, ये लिखा हुआ है, v² हर्ट्ज। ये तरीका है फोटॉन्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने का। फॉर्मूला को फिर से तैयार करो, न्यू मैक्स इज इक्वल टू 686 v², जहां पर v इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है और एक ही टक्कर में उसकी वेलोसिटी एकदम से 0 हो गई, उसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी और इसीलिए जो फोटॉन बना उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा थी और उसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है न्यू मैक्स इज इक्वल टू 686 v² हर्ट्ज। ठीक है, अब न्यू मैक्स निकालने का एक और तरीका आपको बताने जा रहे हैं। इतना पहले रिवाइज करिए फिर बताते हैं। ठीक है, निकलने वाले फोटॉन्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक और तरीका अडॉप्ट किया जा सकता है जो ज्यादा काम आता है। वो आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे। एक तरीका पहले बता चुका हूं, एक तरीका फिर से बता रहा हूं। एक और तरीका है, वो क्या, देखिए कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो होगी E∆V, और अगर इलेक्ट्रॉन ने एक ही कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी लॉस कर दी तो उसकी जो फाइनल एनर्जी होगी वो 0 होगी। E∆V माइनस 0, यहाँ देखिए, इज इक्वल टू h न्यू मैक्स, यानी कि इस फंडामेंटल इक्वेशन से न्यू मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो न्यू मैक्स इज इक्वल टू E∆V बाई h आएगा और E∆V की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻14 होती है और डेल्टा V हट, ये बना बनाया फॉर्मूला है, इसको तैयार करिए, बहुत काम का है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को तैयार करिए, न्यू मैक्स इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻14 डेल्टा V हर्ट्ज। ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे फोटोन। ठीक है, अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम बात करेंगे मिनिमम वेवलेंथ की। तो लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू होता है, पता होगा, लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू। तो न्यू मैक्स की जगह पर E∆V बाई h, CH अपॉन E की वैल्यू बहुत फेमस वैल्यू है 12375, सबको पता होगा। अगर ये वैल्यू नहीं पता है तो दिक्कत की बात है आपके लिए। ठीक है ना, CH अपॉन E की वैल्यू होती है 12375 और अपॉन में आ गया डेल्टा V। तो लैम्डा मिनिमम निकालने के लिए बिल्कुल बना बनाया फॉर्मूला है, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 12375 अपॉन डेल्टा V। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे हमें वोल्ट में लिखना है और ये मिनिमम वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आएगी। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में को मीटर में बदलना है तो आप 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आपका मीटर में आ जाएगा। इतना क्लियर है? ओके, इतना क्लियर होना भी चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, इन दो बातों से हमें ये बात साफ पता चलती है कि जो न्यू मैक्स है वो डेल्टा V के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और जो लैम्डा मिनिमम है वो डेल्टा V के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यानी कि जो न्यू मैक्स और लैम्डा मिनिमम है फोटोनों का वो टारगेट पर डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए हमने टारगेट टंगस्टन का लिया या टारगेट मोलिब्डेनम का लिया, इससे न्यू मैक्स यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। न्यू मैक्स और लैम्डा मिनिमम ऑफ फोटोन सिर्फ कैथोड और टारगेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V पे डिपेंड करते हैं। टारगेट की क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करते, टारगेट के नेचर पर डिपेंड नहीं करते, टारगेट के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ कैथोड और टारगेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करते हैं। इतना तैयार करिए, इसका हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन है कि अगर कैथोड और टारगेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 25 किलो वोल्ट रखा जाए तो उससे जो एक्सरे बन के आएगी उसके फोटॉनों की मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी। जरा ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और पहले आपको हम ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस बन जाए, और एक बार प्रैक्टिस बनने के बाद फिर आपको हम और ऊपर के क्वेश्चंस में भी ले जाएंगे। लेकिन पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आपको इतनी बातें जो हम बता रहे हैं उतनी बातें अभी आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही। पहले आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। जब ये बातें क्लियर होना शुरू हो जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस 25 किलो वोल्ट है। 25 किलो वोल्ट का क्या मतलब है? 25,000 वोल्ट। इस पोटेंशियल डिफरेंस से जो इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेगा उससे जो एक्सरे बनेगी उसकी मिनिमम वेवलेंथ का एक बना बनाया फॉर्मूला होता है, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 12375 अपॉन डेल्टा वी। एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। ये वैल्यूज पुट कर दें। डेल्टा वी 25,000 वोल्ट 1/2 यानी कि 0.5 एंगस्ट्रॉम। कितना? 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये है बनने वाले एक्सरे फोटॉन की वेवलेंथ। अब आप मुझे बताइए कि ये वेवलेंथ किस कैटेगरी में लाई कर रही है? बताइए, सोचिए। हार्ड में कि सॉफ्ट में? मैं कहता हूं हार्ड में। क्यों? क्योंकि 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक हार्ड एक्सरे होती है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक सॉफ्ट एक्सरे होती है जिसकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो ये जो फोटॉन निकल के आया है ये किस कैटेगरी का है आप बताइए? हार्ड का कि सॉफ्ट का? हार्ड का। क्यों हार्ड का? क्योंकि इसकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, इसलिए ये जो फोटॉन निकल के आया है वो हार्ड फोटॉन है, हार्ड एक्सरे का फोटॉन है। इतना क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखिए। यहां पर 2 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। डायग्राम को देखिए, आराम से देखिए। पहले डायग्राम को देख लिए। कितने एक्सपेरिमेंट हैं? 1 या 2? 2। क्यों 2? कैसे पता 2 एक्सपेरिमेंट हैं? अरे यार, 2 ग्राफ हैं तो 2 एक्सपेरिमेंट हुए ना। एक ग्राफ ये बना हुआ है, एक ग्राफ ये बना हुआ है। ये दोनों कोई सिंपल ग्राफ नहीं है बल्कि ये हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरे के स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम तब शो किया गया है जब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V1 है, और दूसरा तब शो किया गया जब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V2 है। हमें ये पता करना है कि डेल्टा V1 और डेल्टा V2 में से कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा और कौन सा कम है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड टारगेट किससे देखते हैं आप बताइए? बताइए। जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैथोड और टारगेट के बीच का, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम कम या ज्यादा किस चीज से पहचानते हैं? तो आपको कहना चाहिए कि इसको हम लैम्डा मिनिमम से पहचानते हैं। हम कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम को देखते हैं और लैम्डा मिनिमम को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि डेल्टा V1 और डेल्टा V2 में से कौन सा कम और कौन सा ज्यादा है। जिस केस में मिनिमम वेवलेंथ कम होगी उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड टारगेट ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो किस केस में लैम्डा मिनिमम कम है? सेकेंड केस में कम है। यानी कि सेकेंड केस में लैम्डा मिनिमम कम है, इसका मतलब है कि सेकेंड केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल किया गया होगा, यूज किया गया होगा, वो ज्यादा होगा। यानी कि फर्स्ट केस में लैम्डा मिनिमम कम है, इसलिए फर्स्ट केस में कैथोड और टारगेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रखा गया होगा, यानी कि लैम्डा 2 लेस देन लैम्डा 1, हेंस डेल्टा V2 इज ग्रेटर देन डेल्टा V1। यानी कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा रखा गया है। ठीक है, इतना तैयार करो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलो। यहां पर एक क्वेश्चन है कि जब कैथोड और टारगेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 टाइम्स कर दिया जाता है, 1.5 गुना बढ़ा दिया जाता है, 1.5 टाइम्स कर दिया जाता है, तो
निकलने वाले फोटॉनों की मिनिमम वेवलेंथ में 26 पिकोमीटर का फर्क आ जाता है, 26 पिकोमीटर का चेंज आ जाता है। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखा गया था, ये हमको कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी रखा जाता है और बाद में उस पोटेंशियल डिफरेंस को बदलकर 1.5 डेल्टा वी कर दिया जाता है। ये चेंज करने से निकलने वाले एक्सरे फोटॉनों की मिनिमम वेवलेंथ में 26 पिकोमीटर का चेंज आ जाता है। तो पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस था डेल्टा वी वो कितना था, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन ये है, सभी को पता रहता है। यानी कि लैम्डा माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा होंगे, 2 एक्सपेरिमेंट है तो 2 लैम्डा मिनिमम होंगे। ठीक है ना, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, कॉमन लिया गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो चेंज इन मिनिमम वेवलेंथ है वो 25 पिकोमीटर है, जिसको यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया गया है। ये एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो गया, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू दिस आ गया, यानी कि 15865 वोल्ट, यानी 15.86 किलो वोल्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 16 किलो वोल्ट। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक या 2 बार रिपीट करके इसको देखिए, इसकी क्लियरिटी बनाइए, ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन करिए, फिर अगला क्वेश्चन अभी आपको बताते हैं। ओके, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, एक बार और देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस को पहले डेल्टा वी रखा गया और फिर बाद में 1.5 डेल्टा वी रखा गया, और ऐसा करने से निकलने वाले फोटॉनों की जो मिनिमम वेवलेंथ थी उसमें 26 पिकोमीटर का फर्क आ गया, चेंज आ गया। डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बदलने से निकलने वाले फोटॉनों की मिनिमम वेवलेंथ में फर्क आ जाता है। ये सब बातें हम पहले बता चुके हैं। जिन लोगों ने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले वो उसके पहले के लेक्चर देख लें, उसके बाद मेरी बातों को आगे सुने। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले मेरे इसके पहले के लेक्चर देख लें, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले के लेक्चर देखे हुए हैं वो लोग अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू होता है 12375 अपॉन डेल्टा वी, ये एंगस्ट्रॉम में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। तब जब हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में रखते हैं, देखिए जो लोग बातों को समझना चाहते हैं उनको समझाया जा रहा है, जो समझना चाहते हैं उनको ये सब बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो ठीक से समझिए, किसी चीज को लाइटली मत लीजिए। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप लोग ये सब मत देखिए, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ठीक से ध्यान से देखिए और समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तब है जब हम डेल्टा वी को वोल्ट में रखते हैं, और ऐसा करने से जो लैम्डा मिनिमम आता है वो एंगस्ट्रॉम में आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 ये लिखा हुआ है, लैम्डा 2 ये लिखा हुआ है। बाकी कॉमन फैक्टर जो होगा वो कॉमन ले लिया जाएगा, कैलकुलेट किया गया, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये सब करने के बाद डेल्टा वी की वैल्यू 15865 वोल्ट आई है, 15865 वोल्ट, यानी कि लगभग 16,000 वोल्ट, यानी कि लगभग 16 किलो वोल्ट। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसको हमने रिकॉर्ड में डाला ही नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से
यहां तक पहुंचा, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, और इसकी एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फोटॉन में कन्वर्ट होता है, जो हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन तब भी इसकी एनर्जी का एक हिस्सा अगर टारगेट का एटम एब्जॉर्व कर ले, अगर इसकी एनर्जी का एक हिस्सा टारगेट का एटम एब्जॉर्व कर ले, तो एटम के अंदर क्या होगा? एटम के अंदर ये होगा, इसका जो यहां वाला इलेक्ट्रॉन होगा या यहां वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो उस एनर्जी को लेकर एटम को छोड़ सकता है, बाहर जा सकता है। टारगेट का एटम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेकर अपने एटम को छोड़कर बाहर जा सकता है, और बाहर जाने के बाद वहां पे बन जाएगी एक वैकेंसी, एक खाली जगह, और उसे भरने के लिए उसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो फोटॉन रिलीज करेंगे। क्या कहा बताओ, क्या समझे? जब वैकेंसी भरने के लिए इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएंगे, एटम के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएंगे, तो क्या वो फोटॉन रिलीज नहीं करेंगे? आपने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या समझा है, क्या आपको आता है? जब भी एटम के इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आते हैं तो वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर की एनर्जी का फोटॉन रिलीज करते हैं, ठीक है? तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में वैकेंसी बन गई तो इलेक्ट्रॉन 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1 आ सकते हैं, और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो वो फोटॉन रिलीज करेंगे, और उनसे जो एक्स्ट्रा लाइन बनेगी स्पेक्ट्रोमीटर में, उसे हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक लाइन। अब यहाँ पे इसको समझिए, हम समझाते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। मान लीजिए कि वैकेंसी n इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में बनी, ठीक है? ये देखिए वैकेंसी, तो इसे फिल करने के लिए अगर 2 से 1 पे इलेक्ट्रॉन आए, 3 से 1 पे आए, और 4 से 1 पे आए, या 5 से 1 पे आए, अगर वो 1 पर आए तो इन सभी फोटानों को हम के बोलेंगे, ठीक है? तो 2 से 1, 3 से 1, 4 पे 1, इस फोटोन की वजह से जो लाइन बनेगी उसका नाम होगा के अल्फा। और ध्यान देखिए, इस फोटोन की वजह से जो लाइन बनेगी उसका नाम होगा के बीटा। 4 से 1 इलेक्ट्रॉन जब आएगा 4 से 1, तो जो फोटोन निकलेगा उसकी वजह से जो लाइन बनेगी उसका नाम होगा के गामा। ओके, ये बात हो गई के लाइन के बारे में। बताइए के लाइन के बारे में क्या सीखा आप लोगों ने, बताइए। अगर वैकेंसी n इज इक्वल टू 1 पे बनी और उसको भरने के लिए फोटोन 2 से 1 आए, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 आए, 3 से 1 आए, 4 से 1 आए, तो इनसे जो फोटोन निकलेंगे उनकी वजह से स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो लाइन बनेंगी उनका नाम होगा के अल्फा, के बीटा, के गामा। इतनी समझ में आ रही है? अब बात करते हैं एल लाइन के बारे में। सुनिए, बाई चांस अगर वैकेंसी n इज इक्वल टू 2 पे बनी, ये सब बाई चांस होगा, ये पहले से डिसाइडेड नहीं है, ये बाई चांस ही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि क्या हो सकता है, ठीक है? वैकेंसी n इज इक्वल टू 2 पे बनी, तो इस वैकेंसी को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकते हैं, बताइए? नहीं, वैकेंसी जब n बराबर 2 पे बने तो फोटोन कहां से आएंगे? 3 से आएंगे, 4 से आएंगे, या 5 से आएंगे, या 6 से आएंगे, ऊपर से ही तो आएंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन आए 3 से 2, अगर 3 से 2, तो ये लाइन हो गई एल अल्फा, 4 से 2 एल बीटा, 5 से 2 एल गामा। यानी कि अगर वैकेंसी n इज इक्वल टू 2 पे बनी और उसको भरने के लिए फोटोन अगर आएंगे,
इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो उनसे जो फोटॉन निकलेंगे, उनकी वजह से जो लाइनें बनेंगी, उन सभी का नाम एल लाइंस होगा। एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। और के कब बनती हैं? जब वैकेंसी n इज इक्वल टू 1 पे बनेगी। जब वैकेंसी n इज इक्वल टू 1 पे बनेगी तो उसको फिल करने के लिए जो फोटॉन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स 1 पे आ रहे हैं तो जो भी फोटॉन्स निकलेंगे उन सभी फोटॉन्स को हम लोग के नाम से समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए 2 से 1 के अल्फा, 3 से 1 के बीटा, 4 से 1 के गामा। के बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1 पे आ रहा है। ठीक है ना, चलिए 3 से 2, नाम बताइए। 3 से 2 एल अल्फा, 4 से 2 एल बीटा, 5 से 2 एल गामा। ये सब एल है क्योंकि 2 पे आ रहे हैं। ठीक है, अब के लाइन और एल लाइन अगर समझ में आ गया हो तो उसके बारे में अभी बात करते हैं 2 मिनट के बाद। ठीक है, ओके। अब अगर हम इन लाइंस की एनर्जी और वेवलेंथ को कंपेयर करें तो जरा देखिए कि क्या कम और क्या ज़्यादा, किसकी एनर्जी कम, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे कि अल्फा को हम एल अल्फा से कंपेयर करें तो ये एनर्जी ज़्यादा और ये एनर्जी कम होगी। अल्फा को अल्फा से कंपेयर करें, बीटा को बीटा से कंपेयर करें और गामा को गामा से कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि जो के लाइंस होंगी उनकी एनर्जी एल लाइन से ज़्यादा होगी। और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो हमें के लाइंस की वेवलेंथ कम, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, और एल लाइंस की एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। इस प्रकार का स्पेक्ट्रम को देखना चाहिए। ये मान लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है। ये जो लाइंस हैं और ये जो लाइंस हैं, ये के लाइंस हैं और ये एल लाइंस हैं। इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ कम है, इनकी एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, के अल्फा, के बीटा, के गामा। ये ऑर्डर तैयार करिए। पहले के लाइंस होंगी, फिर एल लाइंस होंगी, और जो अल्फा बीटा और गामा का ऑर्डर होगा वो इस प्रकार से उल्टा होगा। यहां से शुरुआत करिए। चलो एल अल्फा, फिर बोलो एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, अब के अल्फा, के बीटा, के गामा, उल्टा, अपोजिट। ठीक है ना, फिर से बताएं। एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, के अल्फा, के बीटा, के गामा। इस प्रकार से इस ऑर्डर में ये लाइंस अगर दिखेंगी तो हमेशा इस ऑर्डर में ही दिखेंगी। ठीक है, अब इसके आगे कुछ बातें और बता दें। अब हम लोग के लाइंस और एल लाइंस की एनर्जी और वेवलेंथ को कंपेयर करेंगे। तो के लाइंस की एनर्जी एल लाइंस से ज़्यादा होगी और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वेवलेंथ कम होगी। यानी कि स्पेक्ट्रम में पहले के लाइंस और बाद में एल लाइंस उनके राइट में दिखेंगी। इनकी एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, और इनकी एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। इतना तैयार हो गया। के लाइंस की
एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, इधर रहेंगी, और एल लाइंस की एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, वो इधर रहेंगी। ठीक है। अब अगर हम के लाइंस में अल्फा बीटा और गामा को कंपेयर करें, एक सेकंड, अब अगर हम के लाइंस में अल्फा बीटा और गामा को कंपेयर करें तो इसकी के में अल्फा की वेवलेंथ ज़्यादा, उससे कम बीटा, उससे कम गामा। ऐसे एल में कंपेयर करें तो एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, ये उल्टे ऑर्डर में रहेगा। ठीक है। तो अगर हम एल और के लाइंस को बोलें, वेवलेंथ को घटते हुए क्रम में अगर बोलें तो एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, फिर के अल्फा, के बीटा, के गामा, ये वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये वेवलेंथ डिक्रीजिंग, एनर्जी इंक्रीजिंग। ठीक है ना। इतना पहले तैयार करें, इसको जरूर समझ लें। के और एल लाइन में के लाइन की एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, तो पहले के लाइंस होंगी, फिर इधर एल लाइंस होंगी, और के और एल लाइंस में अल्फा बीटा और गामा का जो ऑर्डर होगा वो इस तरफ अपोजिट होगा। चलिए बोलिए, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, के अल्फा, के बीटा, के गामा। ठीक है। इतना करिए यार, कुछ पता था। एक क्वेश्चन है कि अगर हम एक्सरे स्पेक्ट्रम को देखें और पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें तो किस वेवलेंथ में क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया तो जो लैम्डा मिनिमम होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये कम हो जाएगा, जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन की जो वेवलेंथ थी वो अनचेंज रहेगी, यानी ये यहीं पर रहेगी और ये थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेफ्ट में हो जाएगी। ठीक है ना। यानी कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें तो ये कम हो जाएगा इधर, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो बढ़ जाएगा। बताओ क्यों बढ़ जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने में ये लाइन यहीं की यहीं रहेगी, जबकि लैम्डा मिनिमम वाली जो लिमिट है वो कम हो जाएगी, और ये कम यानी कि डिक्रीज हो जाने की वजह से इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, जो वेवलेंथ का डिफरेंस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ये एक बहुत ही छोटा फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है।